हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रिकी 2.0। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। और जैसा कि आप सभी को यह बात पता है कि यहाँ पर हम सबसे पहले जो आपकी तैयारी चल रही है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं जो ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट AIOAT जो कि RCI के द्वारा संचालित कराया जाता है। दोस्तों, आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपके लिए जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इंग्लिश के, फिर धीरे धीरे आपकी रीजनिंग और मैथ जो भी है, जितना भी है, और जो आपके डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपको करा दिए जाएंगे। और साथ ही साथ सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी भाई बहन हमारे यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम ट्रिकी चैनल का यह दूसरा ही चैनल है एग्ज़ाम ट्रिकी 2.0। इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर AIOTA का लगभग मैं काफ़ी सारा सिलेबस में कवर करा दूंगा। दोस्तों, जैसा कि आज का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया, नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? कुंभ मेले के आयोजन आप सभी को पता है कि 6 साल में दोस्तों 6 साल में आयोजन कराया जाता है कुंभ, अर्ध कुंभ का, और आपका 12 साल में कुंभ मेले के आयोजन होते हैं। तो दोस्तों, नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? आप सभी को पता होगा कि गोदावरी नदी ऐसी है जो कि नासिक में है, और इसी नदी के किनारे जो आपका है वो कुंभ मेला लगाया जाता है। तो गोदावरी नदी, अर्थात यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाने वाला है। अब हम जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपका कुंभ मेला लगता है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो डी सही होगा। अब हम जान लेते हैं दोस्तों, देखिए, प्रयागराज में आपका कुंभ मेला लगता है। प्रयागराज में, यानी कि इलाहाबाद जिसको हम पहले बोलते थे, यहाँ पर गंगा और यमुना नदी के किनारे मेला लगाया जाता है कुंभ मेला। उत्तराखंड में मेला लगता है कुंभ मेला। उत्तराखंड में यहाँ पर दोस्तों गंगा नदी के किनारे। और उज्जैन में मेला लगता है जो कि आपका क्षिप्रा नदी के किनारे। तो ये आपके 4 जो कुंभ मेले लगते हैं और इम्पॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए। नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, प्रयागराज में गंगा और यमुना के किनारे, उत्तराखंड में आपका गंगा के किनारे, और उज्जैन में आपका क्षिप्रा नदी के किनारे। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बांध का नाम क्या है? विश्व के सबसे बड़े बांध का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, बेल्डर, भाखड़ा, हुबर, लूनोज। दोस्तों देख लीजिए, विश्व के सबसे बड़े बांध का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, आपका जो हुबर बांध है वो विश्व का सबसे बड़ा बांध है। इसके बाद में अगर हम भारत की बात कर लेते हैं दोस्तों, कि भारत में आपके कौन कौन से बांध हैं, तो भारत में अगर हम सबसे बड़े बांध की बात कर लें, भारत में सबसे बड़ा बांध आपका हो जाएगा तो आपका ये सतलज नदी पे बना हुआ भाखड़ा नागल बांध। दोस्तों, यह आपका भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तब आप बताएंगे ये कहाँ पे बना है। सतलज नदी पर ये बना है आपका भारत का सबसे बड़ा बांध। और अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर ही दोस्तों, अब आपने भारत का सबसे बड़ा देख लिया, अब हम बात कर लेंगे भारत के सबसे लंबे बांध की। भारत के सबसे लंबे बांध की। दोस्तों, सबसे लंबा बांध आपका कौन होगा? तो यह आपका होगा हीराकुंड। यह आपका हीराकुंड बांध होगा, जो कि दोस्तों महानदी पर निर्मित है। महानदी पर निर्मित है, और महानदी पर निर्मित है, और जो कि महानदी आपकी कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। तो दोस्तों आपका ये कहाँ होगा? उड़ीसा में। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध आपका हीराकुंड बांध। सबसे बड़ा बांध अगर आपसे पूछे तो भाखड़ा बांध। और अगर आपसे विश्व में पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा होगा, तो आपका सी ऑप्शन, यानी कि हुबर बांध। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह अशोक स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? यानी कि अशोक स्तंभ की बात की जा रही है, जो कि पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आइए, आपका दोस्तों सारनाथ, अर्थात यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सारनाथ में आपका
जो अशोक स्तंभ है वो स्थित है। सारनाथ ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र सबसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके, मान लीजिए कि आपका एआईओटा का एग्जाम है, यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। और यही क्वेश्चंस आपको, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी के थ्रू अगर आप 10+2 की तैयारी या एमटीएस की तैयारी या किसी भी राज्य स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, बलदेव सिंह, यशवंत सिंह, बीके कृष्ण मेनन और कैलाश नाथ। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बलदेव सिंह जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। ये बलदेव सिंह जो थे कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री तो बलदेव सिंह। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आगे, साउथ बटन उद्यान कहाँ है? साउथ बटन उद्यान कहाँ है? बताना चाहूँगा दोस्तों, साउथ बटन जो कि सबसे छोटा उद्यान है, ये आपका अंडमान निकोबार में है। सबसे छोटा उद्यान साउथ बटन जो कि आपका अंडमान निकोबार में है। और अगर हम बात कर लें भारत का सबसे बड़ा, अभी हमने बात की साउथ बटन की, जो कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपका अंडमान निकोबार में है। अब अगर हम बात कर लें सबसे बड़े की, यानी कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत में कौन सा है, तो दोस्तों ये आपका हेमिस है। हेमिस है, और हेमिस दोस्तों कहाँ है? आपका जम्मू एंड कश्मीर में। इंपॉर्टेंट लगाइएगा। उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया? भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया? ऑप्शंस आपके सामने, सूरत, पुलिकट, कासिम बाजार और कोचीन। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो भारत में फ्रांसीसी के द्वारा सबसे पहला कारखाना था वो सूरत में लगाया गया। सूरत आपका ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर हम बात करेंगे सूरत आपका कहाँ है, तो आप कहोगे कि सूरत है हमारा गुजरात में। कहाँ है दोस्तों? सूरत आपका गुजरात में है। और अगर हम बात कर लेते हैं गुजरात, अगर हम बात कर लें कि सबसे लंबी तटरेखा, तो दोस्तों यह आपकी गुजरात की ही होगी। यानी कि गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा, सबसे देर में सूरज की रोशनी, यानी कि सूरज कहाँ उगता है, तो आपका गुजरात में उगता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को, 22 मार्च को, 28 मार्च को या 23 मार्च को। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें आपका ऑप्शन 22 मार्च जो है वो सही हो जाएगा। विश्व जल दिवस जो है वो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर हम 22 अप्रैल की बात कर ले, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप सभी को पता होगा कि 22 अप्रैल को जो आपका दिवस है वो कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप बताएंगे कि 22 अप्रैल को हमारा पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को हमारा पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। एक महीने का अंतर रहता है जल दिवस में और पृथ्वी दिवस में। 22 मार्च को आपका जल दिवस और 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस। याद रखिएगा। आगे हम बढ़ लेते हैं आपके 8वें क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किस राज्य के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर लागू होता है? यानी किसी भी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अनुसार लागू किया जा सकता है राष्ट्रपति के अनुसार? तो दोस्तों यहाँ पर 352, 356, 360 और 326। आप सभी को यह भी पता होगा कि 352, अगर हम अनुच्छेद की बात कर लें, आर्टिकल 352 की अगर हम बात कर लें, तो दोस्तों 352 में क्या था? राष्ट्रीय आपात की बात होती है। राष्ट्रीय आपात की बात होती है 352 में। इसके बाद में अगर 356 की बात कर ले, तो दोस्तों 356 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य के अंदर लागू किया जा सकता है। दोस्तों ये आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 360 में आपका क्या बताया गया? तो 360 में दोस्तों बताया गया कि वित्तीय आपात की बात की गई है। तो वित्तीय आपात की बात की गई 360 में, 352 में आपका राष्ट्रीय आपात और 356 में दोस्तों
बताया गया है कि राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य के अंदर लागू हो सकता है। दोस्तों आर्टिकल 356 यहाँ पर जो आपका ऑप्शन था वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? आप सभी को पता होगा और बहुत बार टॉप मोस्ट यानी कि ट्रेंडिंग प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए की तरफ आप तुरंत बढ़ जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें आपके भारत का सबसे बड़ा नमक राज्य उत्पादक, यानी कि सबसे ज़्यादा नमक किस राज्य में उत्पादन किया जाता है? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और उड़ीसा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, गुजरात के साथ में। गुजरात में सबसे अधिक जो है वो नमक उत्पादन किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्नों को नोट करते जाइएगा और समझते हुए पढ़ते जाइएगा, याद करते जाइएगा। वायुमंडल का सबसे या सर्वाधिक स्थायी तत्व है, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। तो दोस्तों यह आपका जलवाष्प हो जाएगा, अर्थात आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सबसे स्थायी तत्व वायुमंडल का है जो वह जलवाष्प है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो थोड़ा हम पहले राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं। राज्यसभा एक आपका स्थायी सदन होता है, जो कि हम अगर कह दें कि राज्यसभा, तो राज्यसभा कभी भी आपका भंग नहीं होता, भंग नहीं होता। राज्यसभा आपका स्थायी सदन होता है और राज्यसभा आपका कभी भी भंग नहीं होता। और राज्यसभा के लिए सदस्य बनने के लिए सबसे न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों यह होनी चाहिए आपकी 30 वर्ष की आयु जो होनी चाहिए, राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु होती है। और लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु दोस्तों यह होती है आपकी 25 वर्ष। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? तो आप बताएंगे कि मध्य प्रदेश में, टाइगर स्टेट जिसको बोला जाता है, और मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में ही है, और इसको ही, मध्य प्रदेश को ही हम टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कि भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो दोस्तों अगर इस समय की बात की जाए तो दोस्तों इस समय 6 मौलिक अधिकार जो हैं वो प्रदान किए गए हैं। 7 जो आपका मूल संविधान था, जब संविधान बनाया गया था तब मूल संविधान में 7 प्रकार दोस्तों 7 मौलिक अधिकार जो थे वो प्राप्त किए गए थे, जिसमें संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया, उसको एक कानूनी अधिकार बनाया गया और ये आपका आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया। तो इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए। मूल संविधान में अगर आपसे पूछता है तो 7, और भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? तो दोस्तों इस टाइम पे प्रेजेंट की बात करता है तो आपके सामने 6। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, गोल क्रांति का संबंध है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों गोल क्रांति का जो संबंध है वो है आपके आलू उत्पादन से, अर्थात आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम टमाटर उत्पादन की बात कर लें तो दोस्तों टमाटर उत्पादन आपका रेड यानी कि लाल क्रांति से संबंधित है। और अगर हम अंडा उत्पादन की बात कर लें, क्योंकि गोल आपका आलू भी होता है, गोल आपका अंडा भी होता है, तो दोस्तों गोल क्रांति जो है वो आलू से संबंधित है। टमाटर आपको बता दिया कि लाल क्रांति से संबंधित है। और रजत क्रांति जो है वो आपके अंडा उत्पादन से संबंधित है, अंडा उत्पादन से संबंधित रजत क्रांति है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, कार्डेमियम की पहाड़ी दोस्तों कहाँ है? कार्डेमियम यानी कि इलायची की पहाड़ी कहाँ है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो हमारा ये भारत का नीचे का हिस्सा है, यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलता है। और कौन सा राज्य देखने को मिलता है आप लोग खुद बताएंगे। या दोस्तों मैं बताऊंगा कि नारियल उत्पादन में सबसे जो कि अग्रणी राज्य, और या दक्षिण पश्चिम जो मानसून है इससे यहाँ पर वर्षा होती है, तो बात होती है दोस्तों केरल की। केरल में ही आपको सबसे ज़्यादा नारियल देखने को मिलेंगे, और इलायची की पहाड़ियाँ भी दोस्तों आपको केरल में ही देखने को मिलेंगी, यानी कि कार्डेमियम की पहाड़ियाँ भी आपको केरल में ही देखने को मिलेंगी। सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 17 की, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम, संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति जो है वो संसद का अधिवेशन बुलाता है।
आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं 18वें प्रश्न की, तो राष्ट्रीय ध्वज की याद रखिएगा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। अगर लंबाई और चौड़ाई के अनुपात की बात करें, यानी कि पहले आपका लंबाई रख दे और फिर आपका चौड़ाई रखे, पहले आपका लंबाई और फिर चौड़ाई, तब आप क्या बताएंगे कि 3:2 जो है वो लंबाई और चौड़ाई अगर पूछ ले, और अगर इसको उल्टा कर दे कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है। दोस्तों चौड़ाई और लंबाई का अनुपात अगर आपसे पूछता है तो इसका जस्ट आप उल्टा कर देंगे 2:3। अगर लंबाई और चौड़ाई पूछे तो 3:2, और अगर चौड़ाई और लंबाई पूछे तो 2:3। याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, भारत का सिराज किस शहर को कहा जाता है। दोस्तों भारत के सिराज की अगर हम बात कर लें, पटना, दिल्ली, जौनपुर या बंगाल। दोस्तों भारत के सिराज की अगर हम बात कर लें तो जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। दोस्तों इसका जो स्थापना थी, जौनपुर की स्थापना, ये एक मैं बताना चाहूँगा कि ये एक उत्तर प्रदेश का ही आपका ज़िला है, और इसको जो स्थापित किया था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको स्थापित किया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको स्थापित किया था, और इसका नाम जब इसको स्थापित किया गया था तो इसका नाम जौन खां रखा गया था, और इसके नाम से ही इसको जौनपुर के नाम से जाना जाने लगा। यूपी में आपका है ये। और अगर हम बात कर लेते हैं, आपने सुना भी होगा कि यूपी में आपका जौनपुर, आपने जो पिक्चर देखी होगी मिर्ज़ापुर, और अगर हम बात कर लेते हैं बदलापुर, ये सभी जौनपुर के आसपास के एरिया हैं, तो जौनपुर वहीं पे आपका लगभग पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित है, तो आप सभी को दोस्तों पता होगा कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका हेमिस नेशनल पार्क, जो कि आपका उत्तराखंड में, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क उत्तराखंड में, हेमिस नेशनल पार्क, या सॉरी दोस्तों हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। अगर हम बात कर लें हेली नेशनल पार्क की, तो इसके बाद में नाम चेंज किया गया, इसको कहा गया जिम कॉर्बेट। क्या कहा गया? जिम कॉर्बेट। और अगर हम बात कर लें कि इसका फिर से नाम चेंज किया गया और अब कहा गया कि रामगंगा नेशनल पार्क, जो प्रेजेंट टाइम का नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। इसके पहले आपका जिम कॉर्बेट था और उसके पहले आपका हेली नेशनल पार्क था। तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका हेली नेशनल पार्क, जो कि आपका उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में एक और राष्ट्रीय उद्यान है, आप लोग बताएंगे। और फूलों की घाटी अगर हम बात कर लें किसको कहा जाता है, फूलों की घाटी, इसको आप लोग तुरंत कमेंट सेक्शन में जाइए, मिलता जुलता ही सवाल है दोस्तों। फूलों की घाटी किसको कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। साथ ही साथ अगर रणथंभौर की बात कर ली जाए तो रणथंभौर दोस्तों राजस्थान में पड़ता है आपका, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में पड़ता है, और मानस आपका असम में पड़ता है। दोस्तों ये सभी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रेड आपका चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लिखा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन है उसको प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।